36 51 तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद कौन सा देखते हैं 36। इसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याणकारी नीति बनाएगी। राज्य क्या बनाएगी? लोक। अरे बकलोलवा, नीतियाँ बनाएगा तो परिभाषा से बनाएगा। काची से परिभाषा बनता है? आंकर से, पत्थर से, ईंटा से, काची से बनता है? परिभाषा से आपको क्या बनता है? नीति। तो इसमें 36 में ये कहा गया है लोक, फिर वही बात 38 वाला लोक कल्याणकारी अलग है, ये लोक कल्याणकारी अलग है। तो राज्य को बोला गया कि अनुच्छेद 36 के अनुसार लोक कल्याणकारी नीति बनाएगी और वह नीति ऐसा बनाएगा कि उसके मर्जी के अनुसार होगा। कैसा होगा? मर्जी के अनुसार होगा। और वो नीति ऐसा बनाना है कि सबको क्या करना है? उत्थान करना है। ये अपने मर्जी से नीति बनाएगा। किस अनुच्छेद में? 36 में। इसी को बोलते हैं, अपने मर्जी से बनाएगा नीति को बोलते हैं परिभाषा। क्या बोलते हैं? परिभाषा। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में बनाएगा? 36 में। और जब ये परिभाषा क्या बोलते हैं, नीति बना रहा है, तो 36 वाला नीति को बोलते हैं परिभाषा। उसी परिभाषा में वर्णित किया गया है। क्या वर्णित किया गया है? परिभाषा मतलब उसके बारे में चर्चा, सिद्धांत। तो ये नीति, सिद्धांत और नीति में क्या अंतर है? बकलोल कहीं के बिना सिंह के बैल है, इसी को बोला जाता है कि सिंह नहीं है लेकिन बैल है। तो इसी नीति को बोला जाता है परिभाषा। परिभाषा मतलब राज्य एक ऐसा परिभाषा, अर्थात उसमें परिभाषा में ये कहा गया है कि ऐसा अपना नीति बनाना है जिससे लोगों का क्या हो सके? कल्याण हो सके। ये 36 में, इसी को बोलते हैं परिभाषा। अनुच्छेद 37 क्या कहता है, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 37 कहता है कि हम इसके बाद, यानी कि जो नीति बनाएंगे, जो परिभाषा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? परिभाषा। इसके परिभाषा में जो भी हम नीति बनाएंगे कि हम ये चीज़ें क्या बोलते हैं, लोगों को उपलब्ध कराएंगे, तो जितना सारा चीज़ उपलब्ध कराएगा, इसके बाद है ना कराएगा, 36 के बाद है ना, तो 36 के बाद जो चीज़ उपलब्ध कराएगा, इस सब का परिभाषा नीति किस में है? 36 में है। और उसके बाद उपलब्ध कराएगा। और उपलब्ध जब कराएगा तो जितना सारा चीज़ लोगों को उपलब्ध करवाएगा, उस सब से पहले ही बता दिएगा हम जो उपलब्ध कराएंगे उसके बारे में अगर वाद विवाद हो गया तो आपको न्यायालय ठीक लिखे हैं, न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। यानी कि न्यायालय में जाके आप केस नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर आप वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं कि क्यों नहीं दे रहा है। हमारी मर्जी, हम मन करेगा तो लागू करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं लागू करेंगे। ये 37 में कहता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार अगर कोई स्टेट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करता है और फिर उसके इच्छा के अनुसार अगर भी हटा देता है, तो आप उस न्यायालय में जाइए कि नहीं जा सकते हैं। यानी भाग 4 के मैटर में आप न्यायालय में कभी भी नहीं जा सकते हैं। भाग 4 में 36 से 51 के बीच में जो भी सुविधा दिया गया है, इसके बारे में आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। पहले ही कह दिया कि न्यायालय में नहीं जाइएगा, अब आपसे कहेगा कि हम क्या क्या देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में पहले ही भर दे रहा है कि आप न्यायालय में नहीं जाइएगा। मन करेगा तो ले लीजिए, नहीं मन करेगा तो शांत बैठे रहिए, आप न्यायालय में नहीं जा सकते। अब अनुच्छेद 38 क्या कहता है? यानी सरकार को यह फर्ज बनता है कि अपनी जनता को कुछ काम दे, यानी या जैसे में राशन, लोक कल्याण करना, लोगों का कल्याण करने का मतलब क्या है? लोगों का कल्याण, इसका मतलब ये यहाँ क्या था? लोक कल्याणकारी नीति था। इसको परिभाषा बोलते हैं कि क्या क्या नीति बनना चाहिए, क्या क्या परिभाषा में वर्णित होना चाहिए। और उसके बाद 37 में कह दिया कि जो भी चीज़ें हम नीति बनाए हैं, वर्णित कर रहे हैं, इस सब के बारे में आप न्यायालय में नहीं जाइएगा। और उसके बाद बता रहा है कि क्या क्या चीज़ हम आपको देंगे। जैसे लोक कल्याण करना, लोक का मतलब लोग, और कल्याण मतलब उसका भला, और करने का मतलब हम उसको करेंगे। कौन करेगा? स्टेट करेगा। तो लोगों को कल्याण करना, जैसे एग्जाम्पल में मन है, हाँ ये हो सकता है, कल्याण ना करना है, वृद्धा पेंशन देना है, तो किस अनुच्छेद के तहत? लोक कल्याण के अनुसार 38 के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना लोक कल्याण है, तो ये किसके तहत आएगा? 38 के तहत आएगा।
फ्री में राशन देना है हमको, गरीबों को राशन देना है, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरियर कार्ड, ब्लू कार्ड, जौन कार्ड देना है। तो ये लोक कल्याण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत? मन करेगा तो राशन कल ही से बंद कर देगा केंद्र सरकार। क्या आप न्यायालय में जाइएगा, क्या केंद्र सरकार हमारा राशन काहे नहीं दे रहा है, जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कहेगा कि जाओ सुप्रीम कोर्ट में। जाइएगा तो जज साहब वो कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में काहे ला गई, तो लोक कल्याण की काम है राशन देना। और भाग 4 में आता है लतियाएगा चलाइएगा घरे, ये तो उसके मर्जी के ऊपर है। मन करेगा तो देगा, नहीं देगा 37 पढ़ो पहले जा करके। 38 पढ़ लिए कि लोक कल्याण है, भाग है। 37 पढ़ो कि न्यायालय में आप नहीं आ सकते हैं। तो 38 के अनुसार लोक कल्याण करना, किसी भी व्यक्ति को फ्री में राशन दीजिए या पैसा लेकर राशन दीजिए या कम मूल्य पर राशन दीजिए, ये लोक कल्याण कहलाता है। देता कौन है, कौन देगा? स्टेट अर्थात राज्य। राज्य में कौन आएगा? जिसका अपना क्षेत्र हो, जिसका अपना कानून हो। हाँ, ये सब आएगा क्षेत्र में। तो स्टेट, कोई भी स्टेट हो, केंद्रीय स्टेट हो, राजकीय स्टेट हो, विभागीय स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, लोगों के लिए कल्याण करना है उसको। बिजली विभाग में देखिएगा, उसमें भी समय समय पर जांच होते रहता है कि तुम लोगों के लिए जो भी कानून बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि 1 महीना कोई बिजली जला रहा है तो उसको 1 लाख रुपये 1 महीना थमा दे रहा है, कह रहा है कि ना देवे कर। तो ये सब भी जांच करती रहती है सरकार की, अपने मन मर्जी से कोई मतलब कि उल्टा सीधा कानून ना बनाए, तो सरकार देखती रहती है। तो लोक कल्याण में ये सब चीज़ें आता है। राशन बांटना, कम मूल्य पर राशन उपलब्ध कराना, पीला कार्ड है तो उससे भी कम मूल्य पर, लाल कार्ड है तो कम मूल्य पर, हरा कार्ड है तो केरोसिन तेल क्या क्या ये सब होता है ना। तो ये सब किस में आएगा? लोक कल्याण करने में। तो लोक कल्याण करना किस अनुच्छेद में? तो लोगों का कल्याण स्टेट किस अनुच्छेद के तहत करता है? 38 के तहत करता है। अनुच्छेद 38 के तहत लोगों का कल्याण करता है। मान के चलिए कि बुजुर्ग व्यक्ति है, अब कहीं ना जा रहा है ना कहीं आ रहा है, उसको घर पे बैठा है, तो उसके कुछ खर्चा पानी के लिए सरकार 500-500 रुपये क्या कहलाती है, वृद्धा पेंशन दे देती है। देती है कि नहीं? अरे बिना सिंह के बैल ऐसे ही बोलते हैं। वो 400 दे, 300 दे, 500 दे, उससे मतलब नहीं है। वो जो देता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वृद्धा पेंशन जो देता है 500-500 रुपया, वो किस अनुच्छेद के तहत देता है? 38। लोगों को कल्याण करने के लिए देता है। कोई क्यों अगर बंद कर दे, बिहार से वृद्धा पेंशन बिहार सरकार बंद कर दे, बिहार के लोग जाएंगे न्यायालय में, न्यायालय लतियाएगा, तुरंत चलेगा घर, दिमाग सोच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को कल्याण करने के लिए ये भाग 4 में है, और भाग 4 में आप किसी भी बात विवाद में नहीं पड़ सकते हैं, ना न्यायालय में जा सकते हैं, ये पहला ही दे दिया है। इसलिए सरकार नौकरी नहीं देता है सर। हाँ, इसीलिए सरकार नौकरी की चर्चा इसमें ना है, मौलिक अधिकार है नौकरी की चर्चा। नहीं सर, मौलिक अधिकार, नौकरी की चर्चा आपका मौलिक अधिकार है। आपका नौकरी में अगर नियोजन 16 में दिया है कि नहीं, वैकेंसियाँ निकलेगी तो किसी को आप नहीं रोक सकते हैं। लोक नियोजन का अधिकार, लोगों की नौकरी का अधिकार किस में? अनुच्छेद 16 में। पीछे भुलाते जा रहे हैं सब। तो नौकरी के बारे में थोड़ी फॉर्म भरेंगे तो उसमें कुछ छूट मिलेगा। हम बोले हैं कि सरकार वैकेंसी निकाले ना निकाले, इसके लिए हम न्यायालय में कभी जा नहीं सकते कि। चलिए अब आगे देखते हैं, अनुच्छेद 39 क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और स्त्री के। समान कार्य, समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, यह किसके लिए? स्त्री और पुरुष। हाँ, पुरुष और स्त्री के लिए। जैसे एग्जाम्पल में अगर कोई व्यक्ति मान के चलिए कि पुरुष है, कांस्टेबल है बिहार पुलिस में, उसको सरकार दे रहा है 25,000 रुपये। एग्जाम्पल में आपको ये नहीं कहे 27,000 देता है, बैल नहीं हो, चुपचाप सुनेगा सब। ये बताने लगता है। अब मान लीजिए कि आटा 20 रुपये है तो कोई कहेगा ना 21 रुपये, तो बकलोले ना है वो। मान लो यार 21 रुपये तो क्या हो गया है, तो वो बताने लगता है कि 400 नहीं देता है, 300 देता है, 500 वृद्धा पेंशन देता है। तो मान के चलिए कि कोई पुरुष है और वो बिहार पुलिस के कांस्टेबल पद पर क्या है, तैनात है। अगर सरकार उसको दे रहा है 25,000 रुपये, कितना दे रहा है? 25,000 रुपये। अब कोई स्त्री अगर कांस्टेबल बनेगी बिहार पुलिस में तो उसको भी कितना देना पड़ेगा? 25,000 ही नहीं कहिए तुम स्त्री हो तो 20,000 लो। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39 नीति निर्देशक सिद्धांत में ये कहा गया है कि समान कार्यों के लिए समान वेतन। अगर सरकार चाहे कि महिला है इसको थोड़ा सा कम पेंशन भत्ता दे
काट दें तो आप न्यायालय में जाइएगा? नहीं जा सकते हैं। उसकी मर्जी, दे या न दे, उसकी मर्जी। कानून न पढ़ रहे हैं कि भाग 4 में ये कानूनें हैं, मगर ये सब कानूनें लागू है कि नहीं ये तो देखिए। अगर लागू सब हो गया रहता तो इसको हम मौलिक अधिकार में नहीं जोड़ देते हैं। तो इसीलिए मौलिक अधिकार 2 प्रकार के, एक तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया और दूसरा मौलिक अधिकार तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया गया। उस संसाधनों पर डिपेंड करता है। जैसे बिहार सरकार के पास पैसा अथाह है, चलो भाई महिला भी है तो 25,000 पे कांस्टेबल है तो दे दो, पुरुष भी है कांस्टेबल है तो 25,000 दे दो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये समान कार्यों के लिए समान ये वेतन जिस दिन सरकार सक्षम हो जाएगी पूर्ण रूप से, यहाँ से उठाएगी और तुरंत लेके चले जाएगी। किस भाग में? 3 में। हाँ, भाग 4 से भाग 3 में यहाँ लेकर आ जाएगी। आज जिस दिन यहाँ लेकर आ जाएगी भाग 3 में, उस दिन आप कोर्ट में जा सकते हैं कि पुरुष है तो 25,000, हमारा 20,000 काहे दे रहे हैं। उस दिन कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आज कोर्ट में नहीं जा सकते हैं क्योंकि भाग 4 में है अभी। जैसे शिक्षा वाला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 के तहत कब लागू किया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, लागू किया गया 10 में। तो निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है कि नहीं? मौलिक अधिकार बना दिया गया कि नहीं? पहले वो क्या था? नीति निर्देशक सिद्धांत था। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय कोई कहे कि फ्री में शिक्षा पूरा देश को दिया जाए तो ठीक है रे बबुआ, फ्री में शिक्षा दिया जाएगा तो भाग 4 में वर्णित किया गया था। लेकिन संसाधन रहेगा, पैसा वो रहेगा तब तो कुछ सालों के बाद जब हमारा सरकार संपन्न हो गया तो भाग 4 में से उठा के ले गया, 3 में पटक दिया कि मेरे पास अब पैसा हो गया है, अब इसको फ्री में शिक्षा देंगे सबको। अगर फ्री में शिक्षा नहीं देंगे तो तुम हमारे खिलाफ न्यायालय में अब जा सकता है। लेकिन इस सब के खिलाफ में अभी सरकार सक्षम नहीं है, आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो अनुच्छेद 39 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुषों और स्त्रियों के लिए कहाँ ये वर्णित किया गया है? भाग 4 में। कहाँ वर्णित किया गया है? ये क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट का ये अपना पॉलिसी है कि हम ये कार्य करेंगे, और जब किसी स्थिति में या किसी संकट में हम नहीं करेंगे तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये आप न्यायालय में नहीं जा सकते। अब चलते हैं आगे। अनुच्छेद 39 समझ में आ गया। 36 में क्या कहता है? लोक कल्याणकारी नीतियाँ या परिभाषा बनाएगा। ठीक। अब 37 में क्या कहता है? जो भी हम यहाँ नीतियाँ बना रहे हैं लोगों के लिए, जो हम देंगे फैसिलिटी, उसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, या उसके खिलाफ आप वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। वाद विवाद का मतलब कि न्यायालय में वही ना कि टीवी पर जाकर बहस करता है फलानी सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही है, तो उस पर आप वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। आप न्यायालय में भी नहीं जाइएगा, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि पुरुष और महिलाओं को मन करेगा तो बराबर देगा, नहीं मन करेगा तो कम कर सकता है, पुरुषों को कम कर सकता है चाहे महिलाओं को कम कर सकता है, उसके हाथ में है। जिसको मन करेगा कम कर देगा। तो ये जब कम कर देगा तो आप न्यायालय में जाइएगा? नहीं जा सकते हैं क्योंकि भाग 4 में है ये अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 40 को देखें, अनुच्छेद 39 के क भी है एगो। 39 के क क्या कहता है? निःशुल्क विधि सहायता। 39 के क में यह लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सलाह दिया जाएगा। कानूनी सलाह अर्थात कोई व्यक्ति अगर कानून की सलाह लेना है उसको, तो उसको फ्री में दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अभी जैसे बताए हैं कि आपके घर की बिजली कट जाएगा तो आप जेई से पूछिए कि हम क्या करें, कैसे हमारा बिजली फिर से कनेक्ट होगा, तो फ्री में बताएगा, पैसा नहीं लेगा कि तुम पैसा देगा तो हम दलील देंगे वकील जैसा, उसको पैसा नहीं लेना है। वह फ्री में बताएगा कि तुम पैसा जमा करो, यहाँ एप्लीकेशन लिखो, इतने दिन के बाद तुम्हारा बिजली फिर हो जाएगा। तो ये सब निःशुल्क कानूनी सलाह देगा कौन? स्टेट देगा। स्टेट मतलब बिजली विभाग, रेल विभाग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये एयर इंडिया, ये सब क्या है? स्टेट है। तो ये अपना निःशुल्क कानूनी सलाह दे सकता है। ठीक। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 39 के क। अब 36 में बोलिए क्या चीज़ का वर्णन है?
लोगों के लिए लोक कल्याणकारी नीतियाँ बनाएगा या परिभाषा बनाएगा। किस अनुच्छेद में? 36 में। 37 कहता है कि जो भी हम राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, जो तत्व है, कल्याणकारी राज्य जो बनाएंगे, ये 38 में, इसके खिलाफ में आप नहीं जा सकते हैं न्यायालय में। किस अनुच्छेद के तहत? 37 के तहत। यानी न्यायालय में भाग 4 के खिलाफ आप जा सकते हैं कि नहीं? भाग 4 के खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 37। 38 में कहता है कि लोक कल्याण करना, अर्थात लोगों का कल्याण करना किसका दायित्व होगा? राज्य सरकार का। जैसे हमारे राज्य में अगर व्यक्तियों को ज़्यादा तबीयत खराब होने लगे तो उसका अपना दायित्व है कि हम फ्री में दवाई उपलब्ध कराएं। दायित्व है कि नहीं है? तो लोगों का कल्याण करने का ये काम हुआ। आप कोर्ट में जाकर न्यायालय में आप ये नहीं लिख सकते हैं कि बिहार सरकार हमको दवा नहीं दे रहा है, फ्री में हमको ये नहीं दे रहा है, हमारी इलाज नहीं करवा रहा है। क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए लोक कल्याण करने का काम है। ये न्यायालय में नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार नहीं ना है आपका? मौलिक अधिकार है? नहीं है। ये भाग 4 है। भाग 4 के किसी भी खंड के खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जाइएगा। जाइएगा लतियाइए जाइएगा, फिर घर आ जाइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 39 को देखिए क्या कहता है? समान कार्यों के लिए समान वेतन। पुरुष है तो भी उसको उतना ही वेतन मिलेगा, स्त्री है तो उसको भी उतना ही वेतन मिलेगा। यानी एक ही काम के लिए दोनों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस में? भाग 4 के अनुसार। किस अनुच्छेद के तहत? 39 के तहत, अनुच्छेद 39 के तहत। 39 के क्या कहता है कि निःशुल्क कानूनी सलाह दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक। अब इससे आगे जब देखिएगा तो 40 आता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 में देखिएगा तो क्या कहता है अनुच्छेद 40? हाँ, ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन करना ये स्टेट का अपना विवेक के ऊपर निर्भर करता है, ये क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक। मन करेगा तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं लागू करे। तो कोई नागालैंड की सरकार से जाकर कहेगा, ए नागालैंड की सरकार पंचायती राज व्यवस्था काहे नहीं लागू किया है? कोई नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि भाग 4 में है पंचायती राज व्यवस्था। इसके विरोध में आप न्यायालय में नहीं जा सकते। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारा बिहार सरकार है, पंचायती राज व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हमारा गली गली को सोच रहा है कि वो हम अच्छा बना दे, गांव गांव को सोच रहा है कि हम अच्छा बना दे। तो ये उसके विवेक पर निर्भर करता है कि उसका सरकार का मतलब कि संपन्नता के ऊपर निर्भर करता है, कितना संपन्न है। नागालैंड संपन्न नहीं है, क्यों लागू करेगा भाई? जिस दिन संपन्न हो जाएगा लागू कर देगा। जैसे बिहार में क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, कहीं कहीं 4 स्तरीय लागू होता है, कहीं कहीं 2 स्तरीय लागू होता है। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये सब अपने अपने स्टेट के ऊपर, राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। जिसका अपना क्षेत्र हो, कानून हो, उसको क्या बोलेंगे? स्टेट बोलते हैं। ठीक। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ग्राम पंचायत का गठन करेगा कि नहीं करेगा। ग्राम पंचायत में कितने विषयों पर काम करने के लिए दिया गया है? पहले 29 को था, अभी वर्तमान में शायद बढ़ गया है, याद रखिएगा। 29 को था लेकिन वर्तमान में शायद 31 को हो गया है। ग्राम पंचायत पर कितने विषय है? 29 को था, अभी शायद 31 को हो गया है। गूगल करके देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन 31 ऑप्शन में ना रहे तो क्या मारना है? 29 मार देना है। कि ग्राम पंचायत के जो गठन किया गया है, तो ग्राम पंचायत कितने विषयों पर काम करेगा? 29 विषयों पर। इसी प्रकार से शहर में देखिएगा तो क्या होता है? नगर पालिका। तो नगर पालिका कितने विषय पर काम करेगा? उसको 18 को विषय दिया गया है, जबकि गाँवों में ज़्यादा विषय दिया गया है। ठीक। अब पहली बार ग्राम पंचायत का गठन 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। क्या किया गया था? लागू किया गया था। अब पंचायती राज ग्राम पंचायत पर भी बहुत बड़ा बहस छिड़ गया था। क्या? जैसे महात्मा गांधी ग्राम पंचायत के समर्थक, हाँ, गांधी जी जो थे क्या थे? ग्राम पंचायत के समर्थक। आप BR अम्बेडकर विरोध में ये कहते थे कि ग्राम पंचायत का गठन कीजिएगा ना, सब पैसा घोटाला कर जाएगा, सब पहुँचबे नहीं करेगा वहाँ। ये कहते थे कि जब तक गठन नहीं कीजिएगा हमारे दूर दराज की गलियों में विकास नहीं होगा। तब क्या किया कि दोनों आदमी के बीच में ये वाद विवाद होने लगा। तो आया एगो बिहारी,
राजेंद्र प्रसाद जीरा देवी। हाँ, बिहारी का नाम सुने हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी। इस सब पे भारी पड़ गया, कहा कि वो काम कीजिए, ये दोनों आदमी आपस में बात विवाद कर रहे हैं कि लागू किया जाए कि न किया जाए। ये आया कहा कि न लागू किया जाए न हटाया जाए, ऐसा जगह रखा जाए कि संपन्न होगा जौन चलाएगा, नहीं संपन्न होगा जौन नहीं चलाएगा। तो भाग 4 में ला करके इसको डाल दीजिए, जो राज्य संपन्न होगा वो चलाएगा, जो राज्य संपन्न नहीं होगा वो नहीं चलाएगा। बात खत्म। तो चलिए अब बताइए आप लोग के भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक वर्णन किया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, इसमें किसका चर्चा किया गया? DPSP। इसका पूरा नाम क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हिंदी में क्या कह सकते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कह सकते हैं या नीति निर्देशक तत्व कह सकते हैं। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, जो मन करे आप कहिए। अंग्रेजी में DPSP कहिए, हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहिए या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहिए, या गैर कानून क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार का पार्ट 2 भी बोल सकते हैं, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू नहीं है। ये मौलिक अधिकार का पार्ट 2 है जो कि तत्काल प्रभाव से लागू नहीं है, जबकि न मौलिक अधिकार का पार्ट 1 तत्काल प्रभाव से लागू है। अब इसमें देखते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 क्या कहता है? लोक कल्याणकारी नीति का परिभाषा, यानी कि स्टेट अपना वैसा नीति बनाएगा जिससे लोगों का कल्याण हो सके, न कि उसका अपमान हो सके। ये किस में वर्णित किया गया है? 36 में। 37 क्या कहता है? हाँ, कि जो भी भाग 4 में वर्णित किया गया है उसके विरुद्ध में कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है। जो भी भाग 4 में वर्णित किया गया है उसके विरोध में न्यायालय में व्यक्ति नहीं जा सकता है, यह वाद विवाद योग्य नहीं हो सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? 37। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याण करना, यानी लोगों को कल्याण करना है। अब कल्याण करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लागू करना है, इसमें भाग 4 में बहुत सारे चीज़ वर्णित किया गया है। जैसे 39 में वर्णित किया गया है समान कार्यों के लिए समान वेतन, समान कार्यों के लिए समान वेतन। अब समान कार्य कर रहा है तो महिला है तो भी उतना ही पैसा मिलेगा उसको, पुरुष है तो भी उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन अगर सक्षम नहीं है तो आप कम कर सकते हैं, इसके लिए आप न्यायालय में कोई नहीं जा सकता। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 39 क्या कहता है? निःशुल्क कानूनी सलाह दिया ले सकते हैं, अर्थात स्टेट अपने लोगों को, यानी लोग का मतलब क्या होता है? लोग। तो निःशुल्क अर्थात स्टेट अनुच्छेद 39 के क के तहत लोगों को निःशुल्क बिना पैसा के कानूनी सलाह दे सकता है। अगर नहीं देगा तो आप दौड़ के न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक। अब 40 क्या कहता है? कि स्टेट ग्राम पंचायत का गठन कर सकता है और उस पर कई गो विषय पर काम दे सकता है? 29 पर दे सकता है। अभी शायद 31 हो गया है, इसको देख लीजिएगा। तो अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन ये नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित किया गया है, कानूनी रूप से लागू नहीं है। अब जैसे शिक्षा के अधिकार जो था, क्या था पहले आपका भाग 4 में था निःशुल्क शिक्षा देना। तो जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय अगर लागू कर दिया जाता भाग 3 में उसको लेकर के, तो पैसा की कमी था उस समय। जब पैसा की कमी था तो पूरा देश को निःशुल्क शिक्षा कैसे दीजिएगा भाई? नहीं दे सकते हैं ना। अब हमारा देश संपन्न जब हुआ तो 2010 में उठा के 4 में से 3 में रख दिया गया कि अब हम लोग संपन्न हैं कि अपने देश के लोगों को फ्री में शिक्षा दे सकते हैं। तो जिस दिन हमारा देश संपन्न हो जाएगा इस सब चीज़ों को उठा करके भाग 3 में लेकर चला जाएगा। ये अभी भाग 4 में। इसमें यह भी होता है कि कोई स्टेट संपन्न पहले हो गया, कोई स्टेट संपन्न बाद में होता है। तो कोई स्टेट संपन्न है तो ग्राम पंचायत लागू किया हुआ है, अब कोई स्टेट संपन्न नहीं है तो ग्राम पंचायत लागू नहीं किया हुआ है। तो पहली बार ग्राम पंचायत का गठन जब हुआ था तो कहाँ लागू किया गया? नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला है वहीं पर लागू किया गया। तो कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1900। 2 अक्टूबर को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि ग्राम पंचायत के समर्थन में गांधी जी थे, तो 2 अक्टूबर को उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो उन्हीं के जन्मदिन पर लागू किया गया। अब 2 अक्टूबर को महात्मा, देखिए भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पंचायती राज पर थोड़ा विवाद चलता था। तो अब ग्राम पंचायत को लागू करना है
तो महात्मा गांधी समर्थक थे तो उनके जन्मदिन पर लागू कर दीजिए, अच्छा होगा। भीमराव अंबेडकर पंचायती राज के खिलाफ में थे तो वो जिसके समर्थन में थे उस चीज़ों को उनके जन्मदिन पर लागू कर दीजिए, उनकी आत्मा में शांति रहेगी। तो ये सब चीज़ें देख करके और 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पहली बार राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा देखता है एग्जामिनर कि आप तो ये एग्ज़ाम में बार बार पूछ लिए, थोड़ा सा और खखोर के पूछे, तो अब पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत अर्थात 73वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत पहली बार देश में किस राज्य में ग्राम पंचायत लागू किया गया? तो क्या मानना है? कर्नाटक। पहली बार कर्नाटक। कर्नाटक। तो जब कभी भी पूछेगा संशोधन अर्थात 73वां संविधान संशोधन के तहत तो कहाँ पे? कर्नाटक। कब? 1992 में 1992 में संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? हाँ, जब लागू कहेगा तो 93 में। ठीक, ये संविधान संशोधन कब हुआ? 92 में। लागू कब हुआ? 93 में। कहाँ लागू किया गया? कर्नाटक में। ये संविधान संशोधन के तहत। लेकिन बिना संशोधन के पहली बार कहाँ लागू कर दिया गया? राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। तो ये भाग 4 में हम लोग 36 से लेकर 40 तक पढ़ लिए, अब बच गया 40 से 51 तक। तो नेक्स्ट क्लास में अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। इतना रिवीजन करके आप लोग आइएगा। चलिए आते हैं क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टिव का सुधार लीजिएगा, यहाँ पर सी छूटा है। डायरेक्ट अच्छा जी, ठीक है। डायरेक्टिव आप ठीक हो गया। सी छूट गया था उसमें। प्रिंसिपल में एन छूटा हुआ है। प्रिंसिपल में इतना तो आप लोग समझदार है, वो उतना तो आप लोग